हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगर तो आप पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट से डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो ऑब्वियसली आपका बैकग्राउंड काफ़ी क्लियर होगा। लेकिन अगर आप इस डायरेक्टली इस वीडियो पर आए सो उसके लिए हम बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, कैबिनेट मिशन प्लान को कैबिनेट मिशन प्लान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तीन लोग ब्रिटिश ने इस प्लान को देकर भेजे थे वो तीनों के तीनों कैबिनेट मिनिस्टर्स रह चुके थे। कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब वो मिनिस्टर्स अभी के, इससे समझ लें कि इमरान खान की अगर हुकूमत हो और असद उमर कोई मिनिस्टर्स हो तो वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो आपकी कैबिनेट के लोग जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। सो ये हमेशा से ये तीन लोग जो थे वो कैबिनेट का पार्ट रहे थे, जिसके अंदर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आपको याद होगा कौन है? ये वो ही थे जो क्रिप्स मिशन लेकर आए थे इंडिया में, जिसको दोनों मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में देख रहे हैं क्या चल रहा है, इस कैबिनेट मिशन प्लान को लाने की जरूरत क्या पड़ी। वो ये थी कि सबसे पहले आपको पता है इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे 1945 और 1946 में, जिसके अंदर मुस्लिम लीग ने सारी मुस्लिम जो सीट्स थी वो तकरीबन सारी जीत ली थी, और कांग्रेस ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और वो भी बड़े अच्छे तरीके से जीते थे। सो कह लो कि हिंदू मेजोरिटी भी सामने आ गई थी और मुस्लिम मेजोरिटी भी सामने आ गई थी, और दोनों आपस में गिरेबान पकड़ के खड़े हुए थे। इसी तरह अगर आप देखें कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 में जब कांग्रेस ने बहुत अच्छा स्वाइप किया, मुस्लिम लीग को भी स्वाइप कर दिया, वो ये था कि मुस्लिम लीग जो मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी वो भी नहीं जीत पाई थी, और कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स उस मुस्लिम रिजर्व सीट्स को जीत गए। सो इस तरह क्या हुआ कि कांग्रेस मुस्लिम के जो रिजर्व सीट्स थी उसके ऊपर भी कांग्रेस आ गई। सो उन्होंने काफी प्रो हिंदू पॉलिसीज बनाई और काफी मजालिम भी शुरू हो गए, तो जिसकी वजह से कह लें कि मुस्लिम्स जो थे ना वो फिर मुस्लिम लीग जी जमात के बैनर तले आ गए। ठीक है, उनको ये पता चल गया कि जो कांग्रेस नारा लगाती है ना कि हम लोग एक सेकुलर कंट्री बना सकते हैं और हम लोग इकट्ठे रह सकते हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। तो ये बात जब समझ आ गई तो सारे लोग मुस्लिम लीग के झंडे के तले खड़े हो गए, मुस्लिम सारे मुसलमान। सो अब क्या हुआ कि 1945 और 1946 के इलेक्शन में वो चीज़ नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग जो है वो एक वाकई ऐसी जमात है जो पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है। खैर ये बात होगी, अब इससे ब्रिटिश को भी ये पैगाम पहुंच गया कि जी मुस्लिम लीग जो है ना वो सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, और कांग्रेस जो है वो सारे हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है। सो कांग्रेस पहले ये होता था कि कांग्रेस हिंदू और मुसलमान दोनों को रिप्रेजेंट करती है, पहले ये एक सिनेरियो और एक नजरिया था। तो उस नजरिए को कह लें वो ब्रेक डाउन हो गया, और दो कौमी नजरिया जो है वो अब ब्रिटिश के सामने भी एग्जिस्ट करने लग गया, और उन्हें भी ये समझ आ गई कि कोई भी चीज बनानी है तो उसके लिए कांग्रेस का शामिल होना भी जरूरी है और मुस्लिम लीग का भी शामिल होना जरूरी है। कोई एक भी अगर उससे उठ जाए तो गेम खराब है। सो ये चीज अब उन्हें समझ आ गई। और दूसरा, वर्ल्ड वॉर जो चल रही थी वो अब एंड हो गई। आपको पता है जी 1945 के अराउंड वॉर जो है वो वर्ल्ड वॉर एंड हो रही थी, और अमेरिका एक सुपर पावर जो है वो इमर्ज होके निकला था। सो अमेरिका का अब ये था, क्योंकि अमेरिका खुद ब्रिटिश की कॉलोनी से निकला, आपको पता है कि अमेरिका भी ब्रिटिश की ही कॉलोनी था। सो कह लें ब्रिटिश सबसे बड़ा अंपायर था एक टाइम पे, कि जिसके नीचे अमेरिका की भी एक कॉलोनी के तौर पर था, इंडिया भी एक कॉलोनी के तौर पर था, और अफ्रीका का कुछ इलाका जो था, बल्कि काफी ज्यादा इलाका जो वो ब्रिटिश के पास था। सो अमेरिका भी इस कॉलोनाइजेशन से आज़ाद हुआ था, और ये तो मतलब काफी पहले आज़ाद हो गया था बड़े सगीर से। लेकिन कह लें कि अमेरिका अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर के एंड पे, वर्ल्ड वॉर टू के एंड पे एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हुआ जिसने जापान और नागासाकी को उड़ा के रख दिया, तो उसका बड़ा इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश के ऊपर कि भाई इस बड़े सगीर को भी आज़ाद करो और एक इंडिपेंडेंट जो है वो नेशन बनाओ। सो एक ब्रिटिश का प्रेशर, एक अमेरिका का प्रेशर। सो उस इसकी वजह से क्या हुआ कि, और दूसरी तीसरी बात ये भी है कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट अब चेंज हो चुकी हुई थी। वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश के अंदर लिबरल पार्टी जो थी वो एक्शन में थी। ठीक है, और लिबरल पार्टी का यही नारा था हमेशा से कि हम ये जो कॉलोनाइजेशन है इसको एंड करेंगे और एक ऐसा सिस्टम देंगे कि जिसके अंदर सब लोग आज़ादी के साथ रह सके। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी हुई थी, और इन तीन लोगों का आने का मतलब भी ये था कि आहिस्ता आहिस्ता अब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, और इनको जो अपने पाँव पे खड़ा करके इनको ये मुल्क दे के हम यहाँ से अपना बिस्तर बोरिया बांध के ब्रिटिश वाले निकल जाए। सो कह लें ये अब एक प्लान, एग्जिट प्लान बना रहे थे ब्रिटिश वाले कि किसी तरह अब हम यहाँ से निकले और अपनी सिर्फ एफिलिएशन थोड़ी सी इनके साथ रखें, पर इनके ऊपर जो हमने हुकूमत करनी थी अब वो वाला काम खत्म हो चुका होगा।
सो ये देख लेते हैं इन ये 3 लोग आए थे ये प्लान में क्या लेकर आए थे, क्योंकि जितने भी ये पहले प्लान्स लेकर आए हैं वो सारे फ्लॉप गए हैं और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो झगड़ा ही करते थे। सो मेन इनका ये इन तीनों का आने का मकसद ये था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है उसको खत्म करवाएं, क्योंकि इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। अब उधर से मुस्लिम लीग क्या चाहते थे कि हम एक आज़ाद अलहदा मुमलिकत बनाए जिसका नाम होगा पाकिस्तान और वो होगी मुसलमानों के लिए। कांग्रेस का क्या नारा था कि हम किसी भी सूरत इंडिया को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, ठीक है, और इंडिया को आज़ाद करेंगे और यूनाइटेड इंडिया आज़ाद होगा, ना कि डिवाइडेड इंडिया आज़ाद होगा, ठीक है। सो इसके ऊपर मेन जो है कहने फड्डा चल रहा था मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का, और मुस्लिम लीग भी अपने पॉइंट से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली थी, और इंडिया वाले भी हिंदुस्तान वाले भी कांग्रेस वाले भी इस पॉइंट से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले थे। सो कोई एक ऐसा प्लान लाने की जरूरत थी अब कि जिसके तहत मुस्लिम लीग का भी थोड़ा सा मसला हल हो जाए और कांग्रेस का भी मसला हल हो जाए। सो अब आप देखेंगे कि ये प्लान एग्जैक्टली उसी तौर पे लेकर आए। अब इस प्लान का पहला मेन पार्ट था सेक्शंस बनाना। सो इन्होंने ये कहा कि अब पहले एक मैप बना लेते हैं। इसमें आप ये भी है कि आपको ये पता चलेगा कि मैप बनाना कितना आसान है, हालांकि हमें लगता है कि मैप बनाना काफ़ी मुश्किल है। ये हो गया जी, कह लें ये थोड़ा सा पेट बढ़ गया पाकिस्तान का, बट समझ लेंगे ना। तो ये हो गया जी, ये हो गया इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर कह लें है बंगाल, और यहाँ पर है आसाम, यहाँ पर है जूनागढ़, और यहाँ पर कुछ कर कर है कश्मीर, और ये एरिया जो है वो है पंजाब का, ये एरिया जो है वो है सिंध का, और ये है केपीके का एरिया, प्लस बलोचिस्तान, प्लस फाटा, और ये सारी चीज़ें ये जो है इधर है, ठीक है। और ये बाकी सारा क्या है, इंडिया, जो अभी का अभी उस टाइम तो ये सारा एक ही होता था, ये अब की कह लें मुताबिक जो है ना पार्टीशन बताए गए। सो इन्होंने ये क्या कहा, सेक्शंस बनाएंगे हम टोटल 3, ठीक है, टोटल 3 सेक्शंस बनाएंगे, 3 सेक्शंस बनेंगे। और होगा कुछ इस तरह से कि एक सेक्शन वो बना रहे थे इंदो का, और एक सेक्शन वो बना रहे थे इस पार्ट का, और एक सेक्शन बन रहा था तकरीबन ये इसके कुछ पार्ट का, ठीक है। तो टोटल उन्होंने कहा कि 3 सेक्शन बनेंगे, एक ये और एक ये। और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर डिफरेंट काइंड की स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, और कुछ कह लें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर स्टेट्स थी, कुछ इंडियन गवर्नमेंट्स के अंदर अंडर स्टेट्स थी। तो उन्होंने कहा कि दो दो तरह की में डिवाइड होंगी स्टेट सारी, एक तो सेक्शंस के अंदर चली जाएंगी, और अभी देखे ना, क्योंकि ये एरिया भी बच गया, ये एरिया भी बच गया, ये एरिया भी बच गया, ये जूनागढ़ भी, इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। सो उन्होंने कहा क्योंकि ये थी सारी प्रिंसली स्टेट्स जो कि कह रहे किसी प्रिंस के या राजा के अंडर होती हुआ करती थी। सो उन्होंने इसके बारे में कहा कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनके पास ये ऑप्शन होगी कि वो चाहें तो इन सेक्शन के साथ जुड़ जाए, ठीक है, या चाहे तो आजाद ही रहे बगैर किसी सेक्शन के। सो ये प्लान का पार्ट थी। अब ये जो तीसरा सेक्शन था कह लें ये भी मुस्लिम पॉपुलरिटी इलाका था, पहला सॉरी ये दूसरा था और ये तीसरा था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, असल तो हमारा समझ नहीं मेन है, ये दूसरा था और ये तीसरा था। सो उन्होंने इसमें क्या किया, ये जो दूसरा है ये भी मुस्लिम पॉपुलरिटी इलाका है, और जो पहला है ये भी मुस्लिम पॉपुलरिटी इलाका है, और तीसरा सिर्फ जो है वो है हिंदू पॉपुलरिटी इलाका। सो अब हुआ क्या कि ये जैसी प्लान आया तो उस वक्त प्लान मतलब डायरेक्टली आते ही मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि कायदे आजम को अब पहले से भी बड़ा पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है। पहले तो ये था ना कि सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये इसका पाकिस्तान बना लेंगे, लेकिन अब उन्हें उससे भी बड़ा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा था, चाहे 2 सेक्शन हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ये शिक भी शामिल थी कि अगर 5 साल बाद किसी सेक्शन वाले जो स्टेट है उसको ये लगता है कि हम उसके अंदर कंफर्टेबल नहीं है, तो वो दूसरी स्टेट के साथ भी जा सकते हैं। सो इसका मतलब है कि 5 साल बाद बंगाल और असम इस पहले वाले सेक्शन का पार्ट बन सकते थे और एक बहुत बड़ा पाकिस्तान बन सकता था। और दूसरा, जो प्रिंसली स्टेट्स भी थी उसके अंदर भी कई ऐसी स्टेट्स थी जिसके मुस्लिम लीडर्स थे और अवाम जो थी वो
हिंदू थी या मुस्लिम थी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रिंस ने हमेशा फैसला करना होता था। सो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान, इंडिया के साइज का एक पाकिस्तान बनने जा रहा था इस कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक। अब आपको पता है कि कांग्रेस तो ये होता देख नहीं सकती थी, और कांग्रेस को ये चीज समझ आ गई थी कि कायदे आजम ने इसको क्यों एक्सेप्ट किया। सो कांग्रेस ने उस टाइम कहा कि हाँ ठीक है, हम भी इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो उस टाइम डायरेक्टली उस प्लान को इनकार कर देते ना तो वो बड़ा मसला होता। क्यों? क्योंकि इससे ना ब्रिटिश वाले चिढ़ जाते हैं आपसे, और वो कह लें कि वो कहते कि जब मुस्लिम लीग, क्योंकि सबसे ज्यादा रोला डालती थी हमेशा कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था। सो कांग्रेस को भी अब एक ऐसी चीज ढूंढनी थी उसको इस तरह करने के लिए कि मुस्लिम लीग या तो इनकार कर दे खुद ही, या ब्रिटिश वाले इनकार कर दें। सो कांग्रेस ने कहा कि हाँ ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दो बातें होंगी हमारी। एक तो पहली ये बात कि जो आपने सेक्शंस बनाए हैं ना, ये सेक्शंस हम अपनी मर्जी से बनाएंगे, आपकी मर्जी से नहीं बनेंगे ये सेक्शन, ठीक है? जो आपने हमें ऑलरेडी सेक्शंस बना के दिए हैं, इसके मुताबिक नहीं हम चलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि एक बहुत बड़ा चंक जो है वो मुसलमानों के पास जा रहा है, ठीक है। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि ये जो आपने रखा है ना रूल, 5 साल बाद ये जो चेंज होगी, इसके रूल्स भी हम सारे खुद बनाएंगे, ये आप नहीं बनाएंगे कि 5 साल बाद होंगी, 3 साल बाद होंगी, 2 साल बाद, या जितने साल बाद भी ये चीजें होंगी। इस पूरे रूल को, हाँ हम सेक्शंस वाली बात जो है वो मान लेते हैं, लेकिन सेक्शंस कौन से सेक्शन में कौन सा स्टेट होगा वो हम नहीं मानते, वो हम खुद बनाएंगे। दूसरा, कोई सेक्शन या कोई स्टेट किसी दूसरी सेक्शन के अंदर जाना चाहती, उसके रूल्स भी हम खुद ही बनाएंगे। जिसके ऊपर जो है वो मुस्लिम जो थे वो भड़क उठे, वो कहें कि यार हम तो एक बड़ा पाकिस्तान बनाने के चक्कर में थे, और ये तो जो बड़ा पाकिस्तान था उसको भी छोटा करी जा रहे। खैर इसके ऊपर मुस्लिम ने काफी एहतजाज किया, और इसको जो है उन्होंने इसके लिए फिर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अगर इस तरह प्लान करना है तो फिर हम इसका पार्ट नहीं बन सकते। और आखिर ये हुआ कि ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि अब मुस्लिम लीग्स भी इनकार कर चुके हैं, और कांग्रेस ने आपको ऐसी सजेशन दी है कि जिसके ऊपर इनकार बनता ही है, ठीक है। सो ये प्लान भी फायदेमंद नहीं हो चुका हुआ। और प्रिंसिपल स्टेट्स का मैंने इसके अंदर आपको बता दिया, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मैंने बता दिया कि एक असेंबली बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसका ये तरीका होगा कि एक, बल्कि मैं आपको इसी के ऊपर बताता हूँ कि एक मेन असेंबली होगी, ठीक है, फिर सेक्शंस की असेंबलीज होंगी, 3 सेक्शंस थे ना, फिर उन सेक्शंस की आगे जो प्रोविंसेस होंगे उसकी असेंबलीज होंगी, ठीक है। सो ये सारे मिलके इसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, और ये तीनों मिलके इस मेन फेडरल के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, और इनके इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे इनके अंदर से आए हुए होंगे, ठीक है। सो एक प्रॉपर उन्होंने आपको एक सिस्टम बना के दिया कि जैसे कि यूएस का सिस्टम, अगर आप यूएस के सिस्टम को पढ़ें तो यूएस का एग्जैक्टली यही सिस्टम है कि इनके जो लीडर्स हैं, जो एक उन्होंने जो मेन बनाया हुआ है उसके अंदर सारे जो है वो यही छोटे कैबिनेट से और छोटी असेंबली से निकल के उसके कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो यहाँ तक पहुंचते हैं। तो काफी सिमिलर जो है वो यूएस जैसा उन्होंने आपको दिया, एक कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली का कॉन्सेप्ट। सो ये हुआ, इसके ऊपर कांग्रेस ने इनकार कर दिया हुआ, मुस्लिम लीग ने भी इनकार कर दिया हुआ। खैर ये पढ़ भी लेते हैं कि क्या मुस्लिम लीग ने स्टार्ट में इस प्लान पे एग्री किया, लेकिन कांग्रेस ने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर डिमांड किया, और उसने कहा कि सेक्शंस और प्लान में चेंज होने की इजाजत होनी चाहिए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सेंटर से क्या मतलब है? अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली बात थी ना, उसके अंदर ये था कि ये सारे जो सेक्शंस थे ना, वो सारे बिल्कुल उनके पास ऑटोनॉमी होगी, और सेंटर बिल्कुल वीक हो। ये सेंटर है ना, ये मेन सेंटर है। सो सेंटर के पास बहुत छोटी सी पावर्स होगी, कि जैसे कि डिफेंस की पावर होगी, कि डिफेंस अगर हो गया तो सेंटर उसको देखेगा, और ऐसी पावर्स जैसे टैक्स कलेक्शन की पावर भी सेंटर के पास नहीं होगी, फाइनेंस की भी कलेक्शन की भी पावर फाइनेंस उसके पास सेंटर के पास नहीं होगी। सो ये सारी पावर्स जो थी वो उन्होंने दे दी हुई थी इन सेक्शंस को, जो कि कहना है बड़े प्रोविंस पर, उनके अंदर छोटे प्रोविंसेस, तो बड़े प्रोविंसेस को ये सारी पावर देगी। जिसकी वजह से, क्यों? क्योंकि आप देखें ना, दो सेक्शंस मेन जो है वो क्या आ जाएंगे, मुस्लिम्स के पास आ जाएंगे, और कांग्रेस मुसलमानों को खुश होता देख नहीं सकते। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, ताकि, क्योंकि ये तो कंफर्म बात थी कि सेंटर में मेन ज्यादा तादाद हिंदुओं की होगी, लेकिन सेक्शंस में ज्यादा तादाद मुसलमानों की होगी। सो दो सेक्शंस जो कह लें मुसलमानों के लिए बड़े खुशहाल हो जाएंगे अगर वो ऑटोनॉमी उनके पास होती। उन्होंने कहा जी ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए इनके पास, सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो चेंज प्लान उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग ने कि हम चेंज प्लान तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट करेंगे, और जिस तरह आप कह रहे हैं वैसे तो वैसे ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना। सो मुस्लिम ने आखिर ये क्या किया कि उन्हें ये बात समझ आ गई कि यार
अब कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, बस अब डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहिए हमें बस, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ना ये हो सकता है सेक्शन बनेंगे, प्रोविंस बनेंगे, सब गए भाड़ में, अब बनेगा पाकिस्तान। खैर, अब सारे जुट गए इकट्ठे और उन्होंने कहा जी अब पाकिस्तान के अलावा कोई चारा नहीं है। कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, ब्रिटिश ने। इंटरिम गवर्नमेंट आपको पता है क्या होती है? किसी भी कोई नई गवर्नमेंट बन रही हो या कुछ भी नया कंट्री बन रहा हो तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है जो कि छोटे से अरसे के लिए होती है, ताकि वो जो कंट्री है उसकी भागदौड़ चलती रहे। सो उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जिसके अंदर कह लें कि 40% मुस्लिम्स थे और 60% कांग्रेस थी और माइनॉरिटीज थी। ठीक है। सो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर 40% से मतलब है कि कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर्स थे, तो 40% मिनिस्टर्स थे वो मुस्लिम लीग से थे और 60% जो मिनिस्टर थे वो कांग्रेस और माइनॉरिटीज थी। सो इसके अंदर भी मुस्लिम लीग ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अपने जो मिनिस्टर्स दिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो था वो मुस्लिम लीग का था और उन्होंने ऐसा बजट पेश किया जिस जो कह लें कि वाकई अच्छा बजट था और उससे मुसलमानों का बड़ा बहुत फायदा हो रहा था। सो हिंदू ये भी नहीं देख सकते थे, इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं देख सकते थे। सो मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया, अपना फाइनेंस मिनिस्टर दिया, बेस्ट बजट पेश किया उस टाइप का, जिससे हिंदू कैपिटलिस्ट जो थे, जो कि हमेशा मुसलमानों को कह लें एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे इससे। और डेडलॉक का जो जो शिकार था ना, अब वो डेडलॉक कह लें कि फितने में चेंज हो गया और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और रिफ्ट शुरू हो गए। तो जिसकी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन आया और उसने अब क्या किया कि उसने कहा कि भाई जल्द से जल्द इस सारे सिलसिले को खत्म करना पड़ेगा और इनको आज़ादी देनी पड़ेगी और जो ये लोग डिमांड कह रहे हैं उसके मुताबिक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो लॉर्ड माउंटबेटन आकर बैठा, सबके साथ सर जोड़े। कांग्रेस के साथ भी उसने बहुत बातें की, उसने मुस्लिम लीग के साथ भी बहुत बातें की। कायदे आजम इस बात में क्लियर थे कि पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन। कांग्रेस इस बात में क्लियर थी कि अनडिवाइडेड इंडिया आजाद होना चाहिए। पर इस लॉर्ड माउंटबेटन की बातों से फायदा क्या हुआ, उसकी मीटिंग से फायदा क्या हुआ, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी प्लेलिस्ट के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स की आपको सारी ही वीडियोस अब तकरीबन मिल जाएंगी। ये प्लेलिस्ट इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट होने वाली। सो आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की, आपको इस्लामियत की, आपको जनरल नॉलेज की सारी वीडियोस जो है वो आपको मुयसर होंगी। बस ढूंढने की जरूरत है। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।